सरीनाथ अपने आप को अक्लकल समझता था और उसे अपने ऊपर इस कदर एतिमाद और खुश फहमी थी कि उसे कोई भी बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसे इतना घमंड था कि उसका कोई भी मंसूबा नाकाम नहीं हो सकता। इसलिए उसे यकीन था कि वो आम शहरीन की निस्बत ज़हीन और बासलाहियत है। वो ये बात भी बखूबी जानता था कि पुलिस वाले इस वक्त तक मुल्ज़िम पर हाथ नहीं डाल सकते जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए। वो इससे कार्रवाई करते ही जब मुल्ज़िम के खिलाफ इन्हीं शक और यकीन ना हो जाए और फिर इसके और ठोस सबूत के दरमियान कोई फासला नज़र ना आए। वो जो भी मंसूबा बनाता था तो इसकी हर मुमकिन ये कोशिश होती थी कि वो हर लिहाज से मुकम्मल, बेऐब और खामियों से पाक हो। झूल होने से सारी मेहनत और मंसूबा खाक में मिल जाने का अंदेशा हो है। इसे पूरा यकीन था कि वो अपनी जहानत से पुलिस को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। वो अपने इस मंसूबे पर अमल करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में बड़े एतिमाद के साथ दाखिल हो रहा था। वो हर कस्म की सूरत-हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था और इसके चेहरे से घबराहट और परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। हर देखने वाला बआसानी समझ और जान लेता कि ये शख्स किस कदर खौफ व हर्ज से दोचार है। ये तासुरात उसने खुद ही अपने ऊपर तारी कर लिए थे। जब वो हाल में घुसा तो उसने देखा कि शिकायत दर्ज कराने के काउंटर पर 2 लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक कतार तो लड़कियों व औरतों की थी जिसमें हर उम्र की लड़कियां और औरतें थीं। वो सभी मतफक्कुर और परेशान सी दिखाई देती थीं। मर्दों की कतार में शामिल नौजवान और 30-40 बरस की उम्र के मर्दों के अलावा उम्र रसीदा भी थे। चूंकि जराइम की भरमार थी इसलिए लोग रोज़ मुतासिर होते थे। लड़कियों और औरतों का अगवा, उनके साथ ज़ियादती और जहीज़ न लाने पर देवर, सास, नंदों का इन्हीं झुलसा देना, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि शहर में नत नए जराइम और तरह तरह के संगीन वाक़यात जन्म न लेते हों। थानों में चूंकि उस वक्त तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती जब तक अमले या एसएचओ की मुट्ठी गर्म ना कर दी जाए, इसलिए लोग मजबूर और परेशान होकर पुलिस हेडक्वार्टर का रुख करते थे। हाल में न सिर्फ बावर्दी वोमन पुलिस बल्कि मर्द भी खड़े हुए थे। इसने महसूस किया कि जैसे वो सबकी नज़रों का मरकज़ बन गया है और सभी उसे तज्जुब ख़ेज़ नज़रों से देखे जा रहे हैं। वो इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह पाकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ था। इसके लिए ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि वो पुलिस वालों को उनके हेडक्वार्टर में बेवकूफ़ बनाने आया था। आज तक किसी ने इन्हें इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया होगा। वो बाल में घुसने के बाद एक सिपाही की तरफ बढ़ा जो मोटा, गधा था और इसकी तोंद निकली हुई थी। चूंकि ये लोग राशि होते थे और हराम की खाते थे इसलिए उनके बदन पर सीरूं चर्बी चढ़ी होती थी। सर, प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद फरमाएं। फरमाएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो बैटरी पी रहा था। लंबा साकश लेकर बोला। सिपाही के अल्फाज और लहजे में मुताकत नहीं थी। वो झुंझलाया हुआ और बेजार सा लग रहा था जैसे उसे कोई शिकार हाथ ना लगा हो। मेरी कार चोरी हो गई है, सरीनाथ ने होंठों पर जबान फहराते हुए कहा। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। इस तरफ जाओ, सिपाही ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो इधर जाकर मरो, मेरे औकत और दिमाग खराब क्यों कर रहे हो। सरीनाथ ने इस सिमत देखा जहां सिपाही ने इशारा किया था। वहीं एक काउंटर बना हुआ था और एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा हुआ था मसरूका कारों की रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराएं। इसने शुक्रिया अदा करने के लिए गर्दन घुमाई लेकिन वो सिपाही तेज तेज कदमों से निकल रहा था एक मोटी सी औरत के साथ। वो इसका शिकार था शायद, वो औरत उसे शायद कैंटीन में ले जा रही थी ताकि इसकी सेवा करके मुआमला तय करे। सरीनाथ ने कंधे अचुकाए और इस काउंटर की तरफ बढ़ा। इस काउंटर पर एक औरत बैठी थी जिसकी उम्र 30 बरस की होगी। वो गहरी रंगत की मालिक थी लेकिन इसकी काली रंगत में बड़ी जाज़बीत थी और इसका जिस्म भी छरेरा और मुतनासिब था। वो सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज में मलबूस थी। इसके सामने एक मर्द खड़ा रिपोर्ट दर्ज करा रहा था। काउंटर पर एक और शख्स था, वो नौजवान साराजनट था। वो अपने चेहरे से काफ़ी खुश नज़र आया। सरीनाथ की बात सुनकर उसने इस बात में गर्दन हिलाई और एक फॉर्म निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सरीनाथ ने फॉर्म पर करके साराजनट की तरफ बढ़ा दिया, जो इस पर नज़र डालकर पढ़ते पढ़ते एकदम चौंक पड़ा। गाड़ी का क्या नंबर लिखा है आपने? 9758 और 4। जी हाँ, यही नंबर है। प्लीज़ हिम्मत ना हो तो खुद चेक कर लें, सरीनाथ ने इत्मीनान से कहा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जेब से निकालकर साराजनट की तरफ बढ़ा दिया। साराजनट इससे लाइसेंस लेकर गौर से देखने लगा और बोला 9758 और 4। साराजनट ने ये नंबर बुलंद आवाज़ में दोहराया था। जी हाँ, फॉर्म पर भी मैंने यही नंबर लिखा है। क्या बात है सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
सरीनाथ ने अपने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए पूछा। साराजनट ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसने कहा, आप यहीं तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूँ। फिर वो फौरन लेकर एक दरवाजे में जो इसकी पुश्त पर था गायब हो गया। चंद लम्हों के अज़ियतनाक और सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद इसकी वापसी हुई तो वो अकेला नहीं था। एक इंस्पेक्टर और सादा लिबास में 2 पुलिस वाले भी इसके साथ थे। यही है वो शख्स। साराजनट ने सरीनाथ की तरफ इशारा किया और सादा कपड़ों में मलबूस दोनों पुलिस वाले इसके दाएं बाएं इस तरह खड़े हो गए जैसे वो कोई मुजरिम हो और वो उसे फरार होने का मौका ना देना चाहते हों। सरीनाथ इंस्पेक्टर की तस्वीर अखबार में देखता रहा था, इसलिए पहली नज़र में वो पहचान गया कि इसके सामने पुलिस के शोबा जराइम का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खड़ा हुआ है। सादा कपड़ों में मलबूस एक शख्स उसे सरागरसन शोबे का आदमी लग रहा था। इंस्पेक्टर इसे ऊपर से नीचे तक तेज़ नज़रों से घूरता रहा, फिर वो अपने धीमे और मखसूस अंदाज में सरीनाथ से मुखातिब हुआ। आपकी गाड़ी चोरी हुई है। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मैं फॉर्म पर लिख चुका हूँ। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम सरीनाथ है। ये मेरा कार्ड है, सरीनाथ ने मुतानत से कहा और बड़े बावकार अंदाज में जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया जिस पर उसके दफ्तर का पता दर्ज था। कार्ड देखकर इंस्पेक्टर के रोये में कदरे नरमी आई। ये कार वाकई आप ही की है? जी हाँ बिल्कुल, सरीनाथ ने आंखें फैलाकर इस तरह जवाब दिया जैसे वो इंस्पेक्टर का मकसद समझ ना पाया हो। इसका कोई सबूत है आपके पास? फ़िलहाल तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो मैंने साराजनट को दे दिया है, बाकी कागजात घर पर महफूज हैं। सरीनाथ ने वजाहत की लेकिन साथ ही ज़रा तेज़ लहजे में कहा। क्या कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराना जुर्म है? नहीं, कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराना जुर्म नहीं। दरअसल मामला ये है कि ये कार एक जुर्म में इस्तेमाल की गई है। इंस्पेक्टर का लहजा और नरम हो गया। क्या? सरीनाथ इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे बरकी झटका लगा हो। जी हाँ, 1 घंटा पहले ये कार बैंक के डाके में इस्तेमाल की गई है। डाको तकरीबन 20 लाख की रकम लौट कर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। बाद में कार शिवाजी पार्क के पास खड़ी पाई गई है। कार के अंदर से 2 नकली दाढ़ियाँ, मूंछें और हेट भी बरामद हुआ है जो वारदात में इस्तेमाल किए गए थे। इंस्पेक्टर सरीनाथ को वारदात की खबर सुना रहा था और सरीनाथ की आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। ज़रूरी नहीं कि वो कार मेरी ही हो। सरीनाथ ने इस अंदाज में जुमला अदा किया जैसे उसे इंस्पेक्टर की बात का यकीन ना आया हो। कार तो यही है, इंस्पेक्टर ने तकरार की। फरार के वक्त 4 अफराद ने इसका नंबर नोट किया था। जाहिर है इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये डाकुओं का बहुत पुराना तरीक़ाकार है। वो इस किस्म की वारदातों में चोरी की कारें इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे कहीं छोड़कर दूसरी कार में फरार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। फिर इसने सरसरी से लहजे में सवाल किया, आपने कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने में इतनी देर क्यों कर दी? देर? सरीनाथ ने हैरत से दोहराया और फिर कहा, जब मुझे अपनी कार के चोरी होने का इल्म हुआ, मैं बगैर किसी ताख़ीर के यहाँ दौड़ा हुआ चला आया। दरअसल मैं अपने दफ्तर में था, कार नीचे पार्किंग में खड़ी थी। अब से कुछ देर पहले मैं दफ्तर से उठकर नीचे पार्किंग में आया तो वहाँ मेरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। जाहिर था कि वो चोरी हो चुकी थी। ओह, ये बात थी। इंस्पेक्टर ने सर हिला दिया। सरीनाथ ने इसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करके गहरी सांस लेते हुए कहा, बहरहाल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कसूर मेरा भी है। अगर मैं गाड़ी को मुकफ्फल करना भूल ना जाता तो डाको अपने मकसद में हरगिज़ कामयाब ना होते। ये अल्फाज अदा करते वक्त इसके चेहरे पर नदामत की सुर्खी थी। खैर, अगर आपकी कार लॉक होती तो वो कोई और गाड़ी चुरा लेते, क्योंकि गाड़ियों की कमी है क्या और उनके लिए किसी भी गाड़ी का ताला तोड़ देना बाएं हाथ का खेल होता है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बहरहाल कार पार्क हिल्स के थाने में खड़ी है। कार हासिल करने के लिए आपको वहीं जाना होगा। इस तकलीफ के लिए हम आपसे शर्मिंदा हैं। गोया इंस्पेक्टर को सरीनाथ की शराफत और मासूमियत पर पूरा यकीन आ गया था। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मेरी कार इतनी आसानी से मिल गई। डकैती की वारदात का बहरहाल मुझे अफसोस है। सरीनाथ ये बात कहते हुए दिल में मुस्कुरा दी। गुफ्तगू के दौरान ये भी मालूम हो गया कि CID के सरागरसन का नाम प्रकाश आनंद है। इंस्पेक्टर ने उसे उसी नाम से मुखातिब किया था। इसकी उम्र 44 बरस से ज़्यादा थी। पस्ता कद, निकली हुई तोंद वाला भदसा ये शख्स गहरी नज़रों से गुफ्तगू के दौरान मुसलसल सरीनाथ का जायज़ा लेता रहा था, लेकिन उसने भदे सरागरसन की छती हुई नज़रों को कतई कोई अहमियत नहीं दी थी। सरीनाथ बड़े इत्मीनान से इंस्पेक्टर से हाथ मिलाकर हेडक्वार्टर की इमारत से निकल आया।
इंस्पेक्टर की तरफ से माजरत के अल्फाज सुनकर उसे बड़ी तस्कीन हुई थी। खुशी के बाइस इस पर खफीफ सी कपकपाहट तारी हो गई। इसे यकीन नहीं आया था कि वो शहर के मरकज़ में एक बैंक को तन्हा लूटने और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में पूरी तरह कामयाब हो गया था। इसके मंसूबे का दूसरा और आखिरी हिस्सा भी किसी परेशानी के बगैर पाया तकमील तक पहुंच गया था। पेशावर मुजरिमों की तरह सरीनाथ ने पुलिस को बेवकूफ़ समझने की गलती नहीं की थी, लेकिन उनमें वाकई कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं। इसे मालूम था इस महकमे में चंद अफराद ऐसे भी मौजूद हैं जो बेइंतहाज़हीन हैं, ख़ासतौर पर सरागरसम प्रकाश आनंद। लेकिन सरीनाथ उसे भी जल देने में कामयाब हो गया था। इसने पार्क हिल्स जाने के लिए टैक्सी ली और बड़े आराम व सुकून से इसकी पिछली सीट पर बैठ गया। पुलिस हेडक्वार्टर से पार्क हिल्स काफ़ी फासले पर वाक़ था। सरीनाथ ने जेब से पैकेट निकालकर एक सिगरेट सलगाई और इन वाक़यात के बारे में सोचने लगा जो चंद घंटे पहले रूनुमा हुए थे। सरीनाथ का दफ्तर अशोक ब्लड नगर में वाक़ था। ये कमर्शियल प्लाजा था जिसमें ज़्यादातर वकीलों, डॉक्टरों, ब्रोकरों और दीगर पेशावर अफराद के दफातर थे। वो भी ब्रोकर था। अपने पेशे में नाकामी की वजह शायद इसकी नातजर्बाकारी थी या फिर इस बुहरान से निमटने के लिए सरमाए की कमी थी। इसने कारोबार का आगाज़ भी खासी रकम से किया था। 4 लाख में इसकी पत्नी की 1 लाख की रकम भी शामिल थी, लेकिन वो ये रकम गंवा बैठा था। लेकिन उसे अपनी रकम ज़ाया होने का इतना अफसोस और दिख नहीं था जितना बीवी की रकम बर्बाद होने का था। इसकी पत्नी जो किफ़ायत शार थी, इसने ये रकम जाने कब से और किस तरह से पसंदाज की हुई थी। मुश्किल वक्त पड़ने पर इस्तेमाल के लिए दी थी, लेकिन उसने चंद सौदों में वो रकम दाव पर लगा दी और इस रकम से महरूम हो गया। ये सब कुछ सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था। गुज़श्ता रात वो यही सोचता रहा था कि वो इस मुश्किल से कैसे निजात हासिल करे। पहले उसने सोचा कि इन हालात से अपनी पत्नी को आगाह कर दे, लेकिन वो अपने अंदर ये हिम्मत पैदा न कर सका। इसने पत्नी को वचन दिया हुआ था कि वो इसकी रकम को कभी किसी आम कारोबार में इस्तेमाल नहीं करेगा, लिहाजा वो इस पर विश्वास करे। अपनी तरफ से उसने किसी किस्म की बददैनती नहीं की थी। अगर वो कामयाब हो जाता तो उसे दुगनी रकम हाथ लगती, लेकिन उसे ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। वो पत्नी के एतिमाद को मजरू करना नहीं चाहता था। इसे यूं महसूस हो रहा था कि इसने जैसे अपनी पत्नी की रकम चराई हो। पत्नी के कर्जे का बोझ इसके जहन पर इतना ज़्यादा था कि इसने खुदकुशी करने के बारे में भी संजीदगी से सोचा था। फिर इसने सोचा कि ये बुज़दिली है जो इस जैसे मर्द को शोभा नहीं देती। आखिरकार अपना तज्ज़िया करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बुज़दिल हरगिज़ नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही बाहिम्मत और हौसलामंद है। अपनी हिम्मत और हौसले पर ज़रूरत से ज़्यादा एतिमाद ही तो था जिसने उसे कारोबार में कामयाबी की बजाय नाकामी से दोचार कर दिया था। कारोबार की दुनिया में मुख्तसर से तजर्बे ने उसे सिखा दिया था कि लोग दूसरे पेशों की तरह इसमें भी बड़े जुए खेलते हैं। इसके सामने कई ऐसी मिसालें मौजूद थीं कि कौड़ी कौड़ी को मुहताज होने वाले ब्रोकर अपनी हिम्मत के बल पर एक ही सौदे के ज़रिए कामयाबी की मंजिलें तय कर लेते हैं। ये मंसूबा उस वक्त सरीनाथ के जहन में आया जब वो बैंक में अपनी आखिरी पूंजी का एक चेक कैश कराने गया था। जब वो कैशियर की खिड़की पर पहुंचा तो उसने देखा कि कैशियर एक अकाउंट होल्डर को किसी चेक के बारे में बता रहा था। इसका लहजा तेज व तुनद था। सरीनाथ ने इर्द गिर्द देखा कि बैंक का अमला उनकी तकरार के शोर व उगल से बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ था। अचानक एक ख्याल इसके जहन में कौनदिम कर लपका। जब वो कैशियर की खिड़की के करीब हुआ तो कैशियर के दाएं तरफ रखी ट्रे में नोटों की गड्डियाँ देखकर इसका इरादा यकीन में बदल गया। बैंक के मुलाजिमीन इतने ही मसरूफ़ हैं कि किसी गाहक से कैशियर का झगड़ा उनकी तवज्जो मबजूल नहीं कर इसका तो किसी और मामले की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सरीनाथ ने यह भी सोचा कि यहाँ इसके लिए और बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा आसानियाँ मौजूद हैं। इसने बड़े इत्मीनान से बैंक के पूरे माहौल और कैशियर की एक एक हरकत का जायज़ा लिया। जब भी कोई चेक कैशियर के पास आता तो वो सर झुकाकर उसे गौर से देखता, जुमा कराने की रसीद का जायज़ा लेता और फिर पासबुक पर एक नज़र डालता, फिर इसके बाद उस शख्स की तरफ मुतवज्जह होता। सरीनाथ ने सोचा कि जब कैशियर को उसकी तरफ और उसे खिड़की पर खड़े आदमी के हाथ में पिस्तौल नज़र आएगा जिसका रुख उसकी तरफ हो तो मामला ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। डाका के बाद दूसरा मरहला फरार का था। ख़ास तौर पर बड़े बैंक में जहां काफ़ी तादाद में लोग जमा हों, वहां आसानी से लोगों के दरमियान से होते हुए गुजरा जा सकता था। बैंक का सिक्योरिटी स्टाफ बैंक में मौजूद इतने बहुत से लोगों की मौजूदगी में गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगा। इसने सोचा अगर बैंक से बाहर पुलिस वाले से भीड़ हो गई तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है।
इसने अखबारात में डकैती की वारदातों के बारे में पढ़ा था कि डाकू डाका डालने के लिए एक कार चोरी करते हैं, फिर वारदात के बाद कहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल हो जाते हैं। डाका के अलावा सरीनाथ कार चराने का खतरा लाम लेने की हिम्मत नहीं कर सका। इसे ये भी डर था कि कहीं मसरूका गाड़ी एन वक्त पर जवाब दे जाए और वो महज इस वजह से दूर लिया जाए। इसके पास जो कार थी उसे इस पर भरपूर विश्वास था। कोई अहमक ही किसी वारदात में अपनी कार इस्तेमाल कर सकता था। सरीनाथ सोचता रहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कार की नंबर प्लेट बदली जा सकती थी। इस कस्म की बातें सोचते सोचते अचानक एक नया और उछूता ख्याल इसके जहन में जन्म लेने लगा। पुलिस को इस बात का यकीन होता है कि डाकू वारदात के लिए अपनी कार इस्तेमाल नहीं करते। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। इस कस्म की मसरूका कारें बाद में कहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। सरीनाथ ने सोचा कि वो पुलिस के इस यकीन से फ़ायदा उठाएगा। कार की रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसी कार को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरह पुलिस कभी इस पर शक नहीं करेगी। वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा कि वो डाका के वक्त जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। काफ़ी सोच विचार के बाद वो मुतमईन हो गया कि इसका मंसूबा कामयाब होगा। अब उसने फ़ौरन इस पर अमल दरामद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसने हर मामले में बड़ी एहतियात से काम लिया था। 2 दिन बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैंक की तरफ डाका की गर्ज से रवाना हुआ तो उसे अपनी कामयाबी का 100% यकीन था। अलबत्ता इसने अपने मंसूबे में इतनी तरमीम ज़रूर कर ली थी कि अब वो वारदात से पहले नहीं, वारदात के बाद कार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। नौजवानी के ज़माने में सरीनाथ ने बहुत सारे ड्रामों में हिस्सा लिया था। वो तजुर्बा इसके काम आने वाला था। उसने एक दुकान से भूरे रंग की नकली दाढ़ी व मूंछें, सियाह रंग का चश्मा और एक हेट खरीदा जो क्रिकेट के खिलाड़ी पहनते थे, और अब क्रिकेट का हर शैदाई भी उसे पहने नजर आता था। ये हुलिया इसके चेहरे को काफ़ी हद तक बदल चुका था। पिस्तौल भी इसके पास था जो उसने एक पल के नीचे से खरीदा था। वहाँ हर चीज़ मिल जाती थी, जैसे हीरोइन, चरस, नशा आवरा आवर, इंजेक्शन वगैरह। इसके पास तकरीबन तमाम तैयारियां मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल थीं। वो अपनी पत्नी को इसकी मासी के हम चंद दिनों के लिए भेज देगा। इसकी पत्नी की मासी इसके घर से 30 मील दूर एक कॉलोनी में रहती थी। वो इस रोज़ सुबह को लोकल ट्रेन से इस कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई थी। पत्नी की घर में गैर मौजूदगी इसलिए भी ज़रूरी थी कि सरीनाथ डाका की रकम घर में छुपाना चाहता था। वो अपनी पत्नी को एतमाद में ले सकता था, लेकिन इसमें एक कबाहत थी। इसकी पत्नी रकमनी एक दयानतदार और मिसाली औरत थी। वो अपने पति की बात सुनते ही इसके पीछे पड़ जाती और उसे गैर कानूनी हरकत से बाज रखने की कोशिश करती। इस बात का भी इम्कान था कि वो पुलिस को इत्तला कर देती। इसे कुछ ना बताना बेहतर ही था। सरीनाथ का ख्याल था कि पहले वो कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर बाद में बैंक जाए, लेकिन उसे अपना ये ख्याल तब्दील करना पड़ा। डाका के वक्त लाजमी तौर पर उसे कुछ देर के लिए कार बैंक के सामने खड़ी करनी थी। इसने सोचा कि इस दौरान अगर किसी पुलिस गश्ती कार का वहाँ से गुजर हुआ तो इसके किराए पर पानी फिर जाएगा। वारदात के लिए उसने सैखा के वक्त का इंतखाब किया था। उस वक्त बैंक बंद होने वाला होता था। थका हुआ अमला अपने कामों में ज़्यादा तंदही से मसरूफ़ होगा, लोगों का रश भी अपने उरूज पर होता है। इसने इस बात का ख्याल रखा था कि दफ्तर में किसी को इसकी गैर हाजिरी का ख्याल ना आ सके। इसने बड़ी एहतियात बरती थी। दफ्तर से निकलने के लिए उसने उक़बा तरफ की एमरजेंसी सीढ़ियाँ इस्तेमाल की थीं। इसकी जेब में एक चेक भी था जिसे इसने तह करके रख लिया था। सरीनाथ ने डाका के लिए एक दूर दराज बैंक का इंतखाब किया था क्योंकि इसके वहाँ पहचाने जाने का इम्कान नहीं था। इसके अलावा भी हर लिहाज से ये बैंक इसके लिए ज़्यादा सूदमंद था और एक बेहतर इंतखाब था। इस शहर में इसका शुमार बड़े बैंकों में किया जाता था। वहाँ रश भी ज़्यादा रहता था और लेन देन लाखों में होता था और वहाँ से फ़रार होना भी आसान था। नौजवानी के ज़माने में सरीनाथ ने बहुत सारे ड्रामों में हिस्सा लिया था। वो तजुर्बा इसके काम आने वाला था। उसने एक दुकान से भूरे रंग की नकली दाढ़ी व मूंछें, सियाह रंग का चश्मा और एक हेट खरीदा जो क्रिकेट के खिलाड़ी पहनते थे, और अब क्रिकेट का हर शैदाई भी उसे पहने नजर आता था। ये हुलिया इसके चेहरे को काफ़ी हद तक बदल चुका था। पिस्तौल भी इसके पास था जो उसने एक पल के नीचे से खरीदा था। वहाँ हर चीज़ मिल जाती थी, जैसे हीरोइन, चरस, नशा आवरा आवर, इंजेक्शन वगैरह। इसके पास तकरीबन तमाम तैयारियां मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल थीं। वो अपनी पत्नी को इसकी मासी के हम चंद दिनों के लिए भेज देगा। इसकी पत्नी की मासी इसके घर से 30 मील दूर एक कॉलोनी में रहती थी। वो इस रोज़ सुबह को लोकल ट्रेन से इस कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई थी।
पत्नी की घर में गैर मौजूदगी इसलिए भी ज़रूरी थी कि सरीनाथ डाका की रकम घर में छुपाना चाहता था। वो अपनी पत्नी को एतमाद में ले सकता था, लेकिन इसमें एक कबाहत थी। इसकी पत्नी रकमनी एक दयानतदार और मिसाली औरत थी। वो अपने पति की बात सुनते ही इसके पीछे पड़ जाती और उसे गैर कानूनी हरकत से बाज रखने की कोशिश करती। इस बात का भी इम्कान था कि वो पुलिस को इत्तला कर देती। इसे कुछ ना बताना बेहतर ही था। सरीनाथ का ख्याल था कि पहले वो कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर बाद में बैंक जाए, लेकिन उसे अपना ये ख्याल तब्दील करना पड़ा। डाका के वक्त लाजमी तौर पर उसे कुछ देर के लिए कार बैंक के सामने खड़ी करनी थी। इसने सोचा कि इस दौरान अगर किसी पुलिस गश्ती कार का वहां से गुजर हुआ तो इसके किराए पर पानी फिर जाएगा। वारदात के लिए उसने सैखा के वक्त का इंतखाब किया था। उस वक्त बैंक बंद होने वाला होता था, थका हुआ अमला अपने कामों में ज़्यादा तंदही से मसरूफ़ होगा, लोगों का रश भी अपने उरूज पर होता है। इसने इस बात का ख्याल रखा था कि दफ्तर में किसी को इसकी गैर हाजिरी का ख्याल ना आ सके। इसने बड़ी एहतियात बरती थी। दफ्तर से निकलने के लिए उसने उक़बा तरफ की इमरजेंसी सीढ़ियाँ इस्तेमाल की थीं। इसकी जेब में एक चेक भी था जिसे इसने तह करके रख लिया था। सरीनाथ ने डाका के लिए एक दूर दराज बैंक का इंतखाब किया था, क्योंकि इसके वहम पहचाने जाने का इम्कान नहीं था। इसके अलावा भी हर लिहाज से ये बैंक इसके लिए ज़्यादा सूदमंद था और एक बेहतर इंतखाब था। इस शहर में इसका शुमार बड़े बैंकों में किया जाता था। वहाँ रश भी ज़्यादा रहता था और लेन देन लाखों में होता था और वहाँ से फरार होना भी आसान था। एक पार्क के नज़दीक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी पार्क की और बड़े मुहतात अंदाज से गर्दवाओ पेश का जायज़ा लिया। जब इसे यकीन हो गया कि इसकी तरफ कोई मुतवज्जह नहीं है तो उसने नकली दाढ़ी मूंछें निकाली और कार के अंदर लगे आईने में देखते हुए इन्हीं गोंद के जरिए चेहरे पर चिपका लिया। सर पर हेठ रखकर उसने अपने बाल छुपा लिए। सियाह शीशों की ऐनक पहनने के बाद वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स नजर आया था। इसकी पत्नी तो किया शायद उसकी मां भी अब उसे नहीं पहचान सकती थी। बैंक के करीब उसने अपनी कार पार्क की और चर्मी बैग उठाकर बाहर निकला। इसका रिवाल्वर जेब में मौजूद था। बैंक की तरफ बढ़ते हुए इसका दिल बड़े जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो अपना इरादा तर्क कर दे और वापस चला जाए, लेकिन वापसी का मतलब वो जानता था कि जो खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं था। उसने अपने हवास मजतमा किए और बैंक में दाखिल हो गया। कैशियर की खिड़की के सामने चंद लोग कतार में खड़े थे। वो सब के पीछे खड़ा हो गया। अभी वो एक कदम आगे ही बढ़ा था कि दो अफराद जो गहरे रंग की नीली वर्दी में मलबूस थे, इसके पीछे लाइन में खड़े हो गए। उनकी वर्दी और हाथों पर गैस और तेल के धब्बे थे और तेल और पेट्रोल की बो आ रही थी। उनकी गुफ्तगू, वज़ाक़त और चेहरे मुहरे से वाज़ा हो रहा था कि वो करीबी मोटर वर्कशॉप के मैकेनिक हैं।